अम, अक्सर जब हम भूतों या ऐसी किसी खौफनाक ताकत के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोई पुरानी हवेली या घना जंगल। हाँ, वही। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ जाने के लिए ना मीलों का सफ़र करना पड़े और हवा में एक अजीब-सी पुरानी सीलन की महक हो। बिल्कुल, जहां आपको वहां पहुंचते ही खतरा महसूस होने लगे। हाँ, लेकिन ज़रा सोचिए कि एक ऐसा मंज़र हो, जहाँ कोई डरावना साया किसी सुनसान सड़क पर नहीं, बल्कि सीधे आपके स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन पर एक इंस्टाग्राम नोटिफ़िकेशन बनकर उभर आए बाप रे। और मैसेज में लिखा हो कि क्या मेरी मदद करोगे? एकदम। आज की इस गहराई से की गई चर्चा में ना हम आखिरी सुरंग, जिसे एकोज ऑफ काव्या भी कहा जाता है, इस बेहद दिलचस्प कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम डरावना किस्सा नहीं है, जहाँ कोई भूत आकर डरा देता है। ये डिजिटल दुनिया के अहंकार और सदियों पुरानी खौफनाक मान्यताओं के बीच की एक बहुत ही जोरदार टक्कर है। सही कहा। और इस चर्चा का जो मेन मकसद है, वो ये समझना है कि असल में डरता कौन है? इंसान या वो जो पहले ही मर चुका है? इस कहानी में ना जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो ये है कि डर का मीडियम अब पूरी तरह से बदल चुका है। मतलब कैसे बदल गया है? पहले लोग ये मानते थे ना कि बुरी ताकतें किसी खास जगह पे कैद होती हैं। एक तरह की भौगोलिक सीमा होती थी उनकी। अच्छा, हाँ, कि इस पेड़ के पास मत जाना या उस खंडर में मत जाना। बिल्कुल। लेकिन आज जब पूरी दुनिया इंटरनेट के तारों और वाईफाई के इन अदृश्य जालों से जुड़ी है, तो खौफ को भी ना सफर करने का एक नया रास्ता मिल गया है। ये पॉइंट बहुत सॉलिड है। तो हमारी आज की इस चर्चा में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक साधारण सी गोस्ट हंटिंग ट्रिप, जो सिर्फ सोशल मीडिया के व्यूज़ के लिए शुरू होती है, वो अचानक एक फंसी हुई आत्मा को बचाने के मिशन में बदल जाती है। हाँ, और ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक इंटरनेट कल्चर ने इंसान को कितना असंवेदनशील और साथ ही साथ कितना कमज़ोर बना दिया है। सही बात है। तो कहानी की शुरुआत जिस सीन से होती है ना, वो आज के इंटरनेट कल्चर, खासतौर पे जो गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया है, उसका एकदम सटीक प्रतीक है। हाँ, वो रात के 11 बजे वाला सीन। बिल्कुल। बाहर तेज बारिश की आवाज़ आ रही है, लेकिन अंदर का माहौल पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। कमरे में वो नियॉन नीली एलईडी लाइट्स जल रही हैं और आर्यन नाम का एक लड़का अपने कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका हुआ है। और उसकी चैट कितनी तेजी से स्क्रॉल हो रही थी वहां। हाँ, लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आज डरावनी जगह जाना, गोस्ट हंटिंग करना, टनल में जाना भाई, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। और उसका जो दोस्त है विवान, वो इस ट्रिप से काफ़ी घबरा रहा होता है। हाँ, वो आर्यन को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन आर्यन का बड़ा ही सीधा सा जवाब होता है। कहता है व्यूज चाहिए भाई, और वैसे भी गोस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ एक टीनेजर का बड़बोलापन नहीं है। हाँ, ये ना आज के समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई को दर्शाता है, जहां वैलिडेशन हर खतरे से बड़ा हो गया है। मुझे लगता है आर्यन का ये रवैया ना डिजिटल वैलिडेशन की उस खतरनाक हद को दिखाता है, जहां इंसान अपना बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, यानी खुद को बचाने की जो आदत होती है, उसको भी दबा देता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर इसको मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए ना, तो जब एक स्क्रीन पर हजारों लोग किसी को लाइव देख रहे होते हैं, तो वो लाइव वॉचिंग का नंबर एक ऐसा नशा बन जाता है जो दिमाग के हर लॉजिकल हिस्से को सुन कर देता है। तब उसको खतरा खतरा लगता ही नहीं है। हाँ, आर्यन के लिए बाहर की वो बारिश, वो अंधेरा या वो बंद सुरंग असल रियलिटी है ही नहीं। उसके लिए असली दुनिया तो वो चैट बॉक्स है, जहां उसको अपने व्यूअर्स के सामने एक हीरो बनना है। वही तो, घोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, ये कहना बहादुरी नहीं है। ये उस अहंकार का प्रतीक है जो टेक ने आज के इंसान को दिया है। और यही अहंकार उसे उस अंधेरे की तरफ ले जाता है। वैसे ही मैं इसकी तुलना ना उस पतंगे से करना चाहूंगा जो आग की तरफ खिंचा चला जाता है, पर ये थोड़ा अलग है। अलग कैसे? मतलब ये कोई प्राकृतिक आग नहीं है। ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और ऑडियंस की उम्मीदों की एक आर्टिफिशियल रोशनी है, जो इतनी तेज चमकती है कि खतरे का अंदेशा ही खत्म हो जाता है। बहुत खूब। और फिर इसी सुरक्षित डिजिटल किले में पहली दरार पड़ती है। हाँ, उसके घर से बाहर निकलने से पहले ही उसके फोन पर ना एक अनजान नंबर से मैसेज आता है कि कृपया वहां मत जाना। और कुछ ही सेकंड बाद दूसरा मैसेज आता है कि वहां सिर्फ अंधेरा नहीं है। फोन वाइब्रेट होता है और कमरे की वो नीली लाइट
1 सेकंड के लिए ब्लिंक करके वापस जल जाती है। इस सीन पर अगर गौर करें तो एक सवाल आता है दिमाग में। क्या सवाल? क्या ये अनजान नंबर से आने वाले वाइब्रेट होते मैसेजेस आज के दौर के नए अपशकुन हैं? जैसे पहले होता था ना, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया या कुत्तों का रोना। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। देखिए, पुराने जमाने के अपशकुन और आज की इन डिजिटल चेतावनियों में एक बहुत ही बेसिक फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? काली बिल्ली या उल्लू नेचुरल हिस्सा थे, जिन्हें इंसान कभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन स्मार्टफोन और इंटरनेट ये तो हमारी अपनी बनाई हुई टेक्निक है। हाँ, ये तो हम नहीं बनाए हैं। आज के इंसान को ये फर्जी भरम होता है कि इस डिजिटल दुनिया पर उसका पूरा कंट्रोल है। तो जब हमारा अपना गैजेट, जिसे हम सबसे सेफ मानते हैं, अचानक वही एक डरावनी चेतावनी देने लगे ना, तो दिमाग का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम टूट जाता है। बाप रे, मतलब आर्यन अपने घर के सबसे सेफ कोने में बैठा है, लेकिन खौफ ने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर दिया जिसको वो अपना हथियार समझ रहा था। बिल्कुल, ये हॉरर का एक बहुत ही एडवांस्ड रूप है, जहां खतरा बाहर से नहीं बल्कि इंसान की अपनी जेब में रखे फोन से आता है। क्या स्पैम समझकर डिसमिस कर देता है। लाइव स्ट्रीमर्स करते हैं ऐसा। हाँ, वो उसको सीरियसली लेता ही नहीं है। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां कहानी उस सेफ डिजिटल इल्यूजन से बाहर निकलकर फिजिकल दुनिया की कड़ी और ठंडी सच्चाई से टकराती है। हाँ, वो रात के 11:15 बजे वाला सफर। एकदम। बारिश के बीच दोनों दोस्त बाइक पर जा रहे हैं, शहर की रोशनी पीछे छूट जाती है और वो एक पुरानी 2019 से बंद पड़ी मेट्रो टनल के जंग लगे गेट पर पहुंचते हैं। ये 2019 का साल भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये वही समय था जब दुनिया महामारी से ठीक पहले रुकी थी। इस जगह पर ना एक अजीब सा खालीपन है। इस तरह की जगहों को शायद वो लिमिनल स्पेस कहते हैं ना। हाँ, लिमिनल स्पेस ये इंसानी दिमाग में एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं। जरा सोचिए, एक मेट्रो टनल जिसे दिन के उजाले में हजारों लोगों की भीड़ और शोर के लिए बनाया गया हो। जहां रोज इतनी तेजी होती है। बिल्कुल। और जब वही जगह सुनसान, अंधेरी और बंद पड़ी होती है ना, तो वहां एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। दिमाग उस जगह को उसकी असली पहचान से जोड़ ही नहीं पाता। आर्यन का उस नीली लेड वाले सेफ कमरे से निकलकर सीधे इस जंग लगे पानी टपकते अंधेरे में आना पूरे माहौल को पलट देता है। ये दो दुनियाओं का टकराव है, एक जो आर्टिफिशियल रोशनी से भरी है और दूसरी जो सालों से किसी डरावने रहस्य को दबाए बैठी है। और इस सुरंग के अंदर का जो मंजर है ना, वो बहुत ही घुटन भरा है। छत से लगातार वो पानी टपकने की आवाज आ रही है। टप 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 गूंज रही होती है आवाज। हाँ, और दीवारों पर फटे हुए पुराने पोस्टर लगे हैं। पर इस सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो है आर्यन के कैमरे का सिग्नल वीक होना। हाँ, स्क्रीन पर डिजिटल ग्लिच आने लगते हैं। और तभी उस धुंधले ग्लिच होते फ्रेम में दूर से एक लड़की दिखाई देती है। उसने सफेद हुडी पहनी हुई है और उसके बाल लंबे हैं और उसकी आंखें बेहद उदास हैं। वही तो, वो बिना कोई हरकत किए बस चुपचाप खड़ी रहती है वहां। आर्यन थोड़ी हिम्मत करके उससे पूछता है कि वो वहां क्या कर रही है, तो वो उसको डराती नहीं है, बल्कि बस इतना कहती है कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये डायलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्योंकि यहां पर ना हॉरर स्टोरीज का सबसे पुराना क्लीशे टूट जाता है। सफेद कपड़ों वाली लड़की तो हमेशा से हॉरर का स्टेपल रही है, लेकिन अगर वो लड़की सच में कोई खतरनाक भूत है तो वो हमला क्यों नहीं कर रही? वही ना। वो उन्हें डराने के बजाय उदास क्यों है और उन्हें वापस जाने को क्यों कह रही है? देखिए, इस सीन में ना कहानीकार ने बहुत ही चालाकी से पुरानी मान्यताओं के साथ खेला है। जैसे ही दिमाग सफेद कपड़ों वाली लड़की देखता है, वो तुरंत खतरा सिग्नल करता है। क्योंकि हमने बचपन से बस यही स्टोरी सुनी है कि सफेद साड़ी मतलब भूत। एकदम। लेकिन यहाँ सफेद साड़ी की जगह सफेद हुडी का इस्तेमाल हुआ है। ये एक बहुत ही सोचा समझा प्रयोग है। हिस्टोरिकल रूप से सफेद रंग को मौत और भटकती आत्माओं से जोड़ा जाता है। पर जब उसे एक ट्रेडिशनल कपड़े की जगह एक मॉडर्न हुडी पहना दी जाती है, तो कहानी उस खतरे को आज की जनरेशन के बहुत करीब ले आती है। हुडी तो आज का हर यूथ पहनता है ना। सही बात है। ये उसको ना किसी भटकती चुड़ैल से हटाकर किसी की दोस्त या बहन जैसा बना देता है, जो रिलेटिबिलिटी लाता है। और जहाँ तक उसकी उदासी और उस वार्निंग का सवाल है, ये साफ इशारा है कि वो कोई शिकारी नहीं है, वो तो खुद उस जगह की एक कैदी है।
असली डर वो लड़की नहीं है, कुछ और ही है। और असली खौफ का एहसास तब होता है जब लड़की की बात सुनकर आर्यन और विवान वापस भागने की कोशिश करते हैं और तभी वो भारी लोहे का गेट ना एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है और पूरा अंधेरा छा जाता है। बिल्कुल। और उस घूप अंधेरे में से ना आवाज आती है भारी कदमों की, टॉप टॉप टॉप। लेकिन यहाँ जो सबसे भयानक चीज हुई वो कोई भूत का हमला नहीं था। तो क्या था? सबसे भयानक बात यह हुई कि आर्यन का कैमरा लाइव स्ट्रीम होना बंद हो जाता है, स्क्रीन स्टैटिक होती है और फिर नो सिग्नल लिखा आ जाता है। ओ, इसको ना आज की जनरेशन का सबसे बड़ा डर कह सकते हैं। एक अंधेरे से ज्यादा खौफनाक अगर कुछ है तो वो है नेटवर्क का चला जाना। हाँ, वाईफाई का बंद होना और दुनिया से कट जाना। उस टनल तक सिमट गए हैं। मतलब अब कोई लाइक बटन या चैट उन्हें नहीं बचा सकती। बिल्कुल, जो व्यूअर्स अब तक उन्हें हीरो बना रहे थे वो अब नहीं है। अब वो सिर्फ दो डरे हुए कमजोर लड़के हैं एक ऐसी जगह पर जहां वक्त रुक गया है। और इसके बाद कहानी एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आती है। अगर वो हुडी वाली काव्या खतरा नहीं है तो वो लोहे का गेट किसने बंद किया? और वो भारी कदमों की आवाज किसकी थी? वही। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों भागकर एक पुरानी बंद पड़ी मेट्रो के डब्बे में छुप जाते हैं। वहां सांस रोके बैठे होते हैं कि अचानक दरवाजा खुलने की एक बहुत ही डरावनी सी क्रीक करके आवाज आती है और अंदर काव्या आती है। हाँ, लेकिन इस बार वो खुद कांप रही है। उसकी आंखों में खौफ है और वो एक ऐसी बात बोलती है जो पूरी कहानी क्लियर कर देती है। वो कहती है, मैं अकेली नहीं हूं। बाप रे, इस एक लाइन से तो ना पूरी डायरेक्शन ही बदल गई कहानी की। वही ना। जो लड़के गोस्ट हंटर बनकर आए थे वो तो शिकार बन ही चुके थे, लेकिन जिसे वो भूत समझ रहे थे वो खुद किसी और चीज से डरी हुई है। मतलब यहाँ शिकार और शिकारी का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ही पलट गया। हाँ, इससे ये पता चलता है कि उस टनल में एक हायरार्की है, एक ऑर्डर है और काव्या उसमें सबसे ऊपर नहीं है। और फिर आखिरकार वो बड़ा खतरा सामने आता ही है। टनल के अंधेरे से एक लंबा सा विशाल काला साया, जिसे ब्लैक शैडो कहीं, तो वो निकलता है। उसका कोई चेहरा या आकार होता है क्या? नहीं, कोई क्लियर शक्ल नहीं है, बस धुएं और अंधेरे से बना एक साया है जिसकी दो लाल आंखें हैं जो नफरत से भरी हुई हैं। बहुत डरावना। और वो साया सीधे निवान की तरफ लपकता है, लेकिन तभी काव्या बीच में आ जाती है। उसके शरीर से ना एक बहुत तेज सफेद रोशनी निकलती है और उस काले साये से टकराती है और उसको पीछे धकेल देती है। बिल्कुल। साया एक चीख के साथ पीछे हटता है और तब काव्या वो सच बोलती है जो किसी को भी सुनकर हैरान कर दे। वो कहती है, मैं अब इंसान नहीं हूं। क्या जबरदस्त सीन है। इस पूरे इंसिडेंट्स को देखकर ना एक कंप्यूटर सिस्टम की याद आती है मुझे तो। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम की तुलना कैसे? देखिए, काव्या की वो जो सफेद रोशनी है ना, वो उस काले साए के खिलाफ एक एंटीवायरस की तरह काम कर रही है। ओह, समझ गया। वो उस वायरस को सिस्टम से पूरी तरह बाहर तो नहीं निकाल पा रही, लेकिन उसको फैलने और विवान तक पहुंचने से रोक जरूर रही है। ये एंटीवायरस वाली तुलना काफी डीप है। मतलब करप्ट सिस्टम में वायरस सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है, तो लाल आंखों वाला साया वो वायरस हो गया। हाँ, और एंटीवायरस उसे डिलीट नहीं कर पाता क्योंकि वो जड़ों तक फैल चुका है। काव्या बस एक फायरवॉल की तरह उसे रोक रही है, उसको क्वारंटाइन कर रही है। हाँ, ताकि वो किसी बाहरी इंसान को नुकसान न पहुंचाए। वो सफेद रोशनी ना इंसानियत और अच्छाई की उस बची हुई लॉ का प्रतीक है जो मौत के बाद भी उसमें जिंदा है। अगर इस एंटीवायरस वाली बात को हम आगे बढ़ाए तो एक बहुत ही वैलिड सवाल आता है। अगर काव्या में इतनी पावर है जो वो उस साई को रोक सकती है, तो वो खुद वहां क्यों फंसी है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। वो खुद को उस सिस्टम से अनइंस्टॉल करके वहां से आजाद क्यों नहीं कर लेती खुद को? देखिए, इस सवाल का जो जवाब है ना, वो टेक्निकल नहीं बल्कि बहुत हद तक साइकोलॉजिकल है। काव्या के पास पावर जरूर है, पर उस जगह से निकलने के एडमिन राइट्स नहीं है उसके पास। एडमिन राइट्स नहीं है मतलब? जान ली थी। ओह अच्छा, वो उसका ट्रॉमा है। हाँ, ट्रॉमा की फितरत ही यही होती है कि वो इंसान को, या इस केस में एक आत्मा को, एक ही जगह पर एक ही वक्त में हमेशा के लिए बंद देता है। काव्या वहां इसीलिए पावरफुल है क्योंकि उसमें दूसरों को बचाने की चाहत अभी भी जिंदा है। लेकिन वो खुद वहां फंसी है क्योंकि अपने ट्रॉमा से खुद अकेले लड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। इंसान को हमेशा किसी बाहरी मदद की जरूरत पड़ती ही है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं आकर ये कहानी एक हॉरर स्पेस से निकलकर एक इमोशनल ड्रामा बन जाती है, जहां एक डरावनी आत्मा असल में एक दर्द में फंसी हुई रक्षक बन गई है। सच में ये इस कहानी का सबसे
दिल छू लेने वाला हिस्सा है। जब वो अटैक टल जाता है ना, तो कहानी थोड़ी देर के लिए रुकती है। सुरंग के एक पुराने वेंटिलेशन शाफ्ट से सुबह की रोशनी अंदर आने लगती है। हॉरर स्टोरीज में सुबह की रोशनी हमेशा एक राहत लेकर आती है कि चलो खतरा टल गया। हाँ, और उसी रोशनी में ना काव्या अपनी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि 2 साल पहले उसी सुरंग में एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। और तब से वो उसी काले साए और उसी ट्रॉमा के साथ वहां कैद है। देखिए, वो शाफ्ट से जो रोशनी आ रही है ना, वो सिर्फ सवेरा होने का साइन नहीं है। वो असल में आर्यन के नजरिए में आए बदलाव का प्रतीक है। वो लड़का जो सिर्फ व्यूज के लिए अंदर गया था। हाँ, जो कुछ घंटे पहले इंटरनेट फेम के लिए पागल था, अब उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका है। वो अब काव्या को कंटेंट की तरह नहीं देख रहा। नहीं, अब वो उसे एक ऐसे वजूद की तरह देख रहा है जिसे सच में मदद चाहिए। इसलिए जब आर्यन कहता है ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो वो बस कोई डायलॉग नहीं लगता, एक सच्चा वादा लगता है। बिल्कुल, वहां उसके अंदर की एम्पैथी जाग जाती है। लेकिन वो जो काला साया है ना, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो फिर से उस डब्बे के बाहर घूमने लगता है, और इस बार एक ऐसी आवाज में जो कानों में नहीं सीधे दिमाग में गूंजती है। वो कहता है, वो कभी यहां से नहीं जाएगी। बाप रे, फिर से खतरा। हाँ, हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। वो जो पुराने बल्ब थे वो एक एक करके फटने लगते हैं। काव्या फिर पूरे जोर से चिल्लाती है और आर्यन और विवान को वहां से भागने को कहती है। और दोनों भागते भी हैं। हाँ, वो किसी तरह बस अपनी जान बचाकर उस सुरंग से बाहर निकल ही आते हैं। बाहर अभी भी बारिश हो रही होती है, पर वो बारिश अंदर की घुटन से 1000 गुना बेहतर थी। और विवान का क्या रिएक्शन था? विवान जमीन पर गिर जाता है, हाँफते हुए कहता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर वो इस खौफनाक जगह पर दोबारा कभी पाँव नहीं रखेगा। विवान का ये रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल है। किसी भी आम इंसान की तरह वो सबसे पहले अपने सर्वाइवल के बारे में सोच रहा है। जब आप मौत को इतने करीब से देखते हैं ना, तो आत्मरक्षा का थॉट सबसे ऊपर होता है। हाँ, लॉजिकली कोई वापस क्यों नहीं जाएगा ऐसी जगह, चाहे अंदर कोई आत्मा कितनी लाचार क्यों ना हो। सही बात है। अगर कहानी यहीं खत्म होती तो ये बस एक आम सी सर्वाइवल हॉरर स्टोरी बनकर रह जाती। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, और यही वो मोड़ है जो पूरे दिमाग को हिलाकर रख देता है। सबसे शॉकिंग मोमेंट। हाँ, आर्यन जो बारिश में भीग रहा है और सुरंग से बाहर आ चुका है, अचानक उसे अपनी जेब में ना एक वाइब्रेशन महसूस होता है। उसका फोन जो अंदर पूरी तरह डेड हो चुका था। बिल्कुल, उस फोन ने वापस नेटवर्क पकड़ लिया है, और उसकी स्क्रीन पर एक इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन चमकता है। एक डायरेक्ट मैसेज आता है। हाँ, और उस अकाउंट का नाम है @Kavya_alive, और उस मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी है कि क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे। उफ, ये सुनते ही दिमाग सुन्न हो जाता है। मतलब सोच के देखिए, ये तो वैसा ही हुआ जैसे टाइटैनिक डूबने के 100 साल बाद अचानक किसी डूबे हुए कैबिन से कोई ईमेल आ जाए। हाँ, बिल्कुल वैसी ही इम्पॉसिबिलिटी लगती है। एक लड़की जो 2 साल पहले मर चुकी है, जिसकी आत्मा वहां कैद है, वो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? क्या इंटरनेट की दुनिया में जिंदगी और मौत की कोई बाउंड्री बची नहीं है? यही एंडिंग इस कहानी को ना एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस बनाती है। वो काव्या अलाइव हैंडल का यूज अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। एकदम। जो लड़की फिजिकल दुनिया में मर चुकी है, वो डिजिटल दुनिया में खुद को अलाइव बता रही है। ये एंडिंग इस बात पर जोर देती है कि इंटरनेट पर ना कोई भी चीज कभी पूरी तरह से नहीं मरती। हाँ, मतलब आर्यन का मिशन अब किसी भूत को भगाने का नहीं बचा है। नहीं, अब ये मिशन किसी मंत्र से उसको आजाद करने का नहीं, बल्कि उसको एक तरह से डिजिटल और इमोशनल फॉर्म में मुक्ति दिलाने का है। आज के टाइम में फिजिकल बॉडी खत्म होने के बाद भी इंसान का डेटा और उसकी यादें इंटरनेट पर रही जाती है ना। बिल्कुल, ये कहानी इस बात को बहुत ही भावुक और डरावने तरीके से रखती है कि भूत अब सिर्फ हवेलियों में नहीं, अब सर्वर्स में भी घूम रहे हैं। इस चर्चा से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि व्यूज और इंटरनेट पर लाइक पाने की जो एक खोखली भूख है ना, वो इंसान को ऐसी अंधेरी जगहों पर धकेल सकती है जहां उसे किसी के दर्द का सामना करना पड़ जाए। आर्यन का सफर शुरू तो एक सस्ते थ्रिल और व्यूज के लिए हुआ था। हाँ, पर बदल गया एक आत्मा को बचाने के एक मिशन में। कहानी ने पुराने डर जैसे अंधेरा और बंद जगहों को बहुत खूबसूरती से इस मॉडर्न टेक्निक जैसे इंस्टाग्राम और लाइव स्ट्रीमिंग से मर्ज कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि डर का रूप जरूर बदल गया हो, पर डर की जड़ें ना इंसान के उन सबसे गहरे ट्रॉमा में ही छिपी हैं। सही, और इसकी सच्चाई सिर्फ एक अच्छी स्टोरी होने तक लिमिटेड नहीं है। टेक हमारी जिंदगी में इतना घुस चुका है
कि क्या मरने के बाद भी ये हमारा पीछा छोड़ेगी? स्मार्टफोन और इंटरनेट कभी-कभी उन आवाज़ों को रास्ता दे देते हैं जो जा चुकी हैं। हाँ, ये डिजिटल दुनिया जितनी सेफ लगती है उतनी अनसुलझी भी है। इस गहराई से की गई चर्चा को रैप अप करने से पहले ना मैं एक बात पर सबका ध्यान लाना चाहूंगा। बताइए। आज के इस डिजिटल युग में जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो हमारा डेटा, हमारे हजारों चैट्स और तस्वीरें सब यहीं उन सर्वर्स में हमेशा के लिए सेव रह जाती हैं। बिल्कुल, कभी डिलीट नहीं होती पूरी तरह। तो क्या जाने अनजाने में ही सही हम अपने पीछे अपने खुद के ही डिजिटल भूत इस दुनिया में नहीं छोड़ रहे हैं? सोचिए, अगर सालों बाद किसी भूले हुए बंद पड़े अकाउंट से फोन की स्क्रीन पर अचानक कोई नोटिफिकेशन आ जाए, तो क्या उसे बस एक टेक्निकल ग्लिच माना जाएगा? या फिर वो अतीत की आवाज होगी जो डॉग टनल से बाहर आने के लिए मदद मांग रही होगी? ये कैसी सोच है जो हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी बनाई हुई वही टेक हमें किस रास्ते पर ले जा सकती है, जहां फोन की रोशनी में सीधे डिजिटल मौत चलकर हमारे सिक्योर कमरे तक आ सकती है? किसी को नहीं पता।